नमस्कार साथियों, वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हम बात करें हैं अजमेर के चौहानों के बारे में। अजमेर के चौहानों में हमने बात की अजयराज, अन्नोराज, वीरराज के बारे में आज बात करेंगे। तो ठीक है, बात करते हैं वीरराज के बारे में। विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा नाम मिलता है बिसल देव। विग्रहराज से पहले लगाओ ललित, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है यह लिखा गया सोमदेव द्वारा। सोमदेव ने लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी तथा बिसल देव, इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी तथा बिसल देव के मध्य प्रेम प्रसंग बताया गया है। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज के मध्य प्रेम प्रसंग बताया गया है। आगे बात करते हैं, ये हो गया फर्स्ट ग्रंथ। सेकंड ग्रंथ की बात करते हैं। सेकंड हो गया बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो ग्रंथ है ये लिखा गया है नरपति नाहले। नरपति नाहले द्वारा लिखा गया। यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के चार भाग है। इस ग्रंथ के चार भाग है। पहले भाग में वर्णन मिलता है कि भोज की पुत्री राजमती तथा बिसल देव का दोनों के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं सेकंड भाग की। सेकंड भाग में बिसल देव तथा राजमती के बीच में अनबन हो जाती है। अनबन के कारण वो रूट कर तीसरे भाग में रूट कर उड़ीसा चली जाती है सेकंड भाग में। और तीसरे भाग में उन बिसल जो राजमती है उसका 12 मासी वीर्य का वर्णन मिलता है। 12 मासी वीर्य का वर्णन मिलता है। 12 मासी वीर्य क्या होता है? वीर्य का मतलब होता है रोना, यानी प्रेमी की याद में रोना वीर्य कहलाता है। 12 मासी जैसे जनवरी में कैसे रोई, फरवरी में कैसे रोई, पूरे 12 महीने अलग अलग प्रकार से रोना, वो हो गया 12 मासी वीर्य। तथा भाग 4 में भोज राजा अपनी पुत्री राजमती को वापस ले आता है तथा विग्रहराज चतुर्थ जी चित्तौड़ चले जाते हैं। यही जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं विग्रहराज जी के बारे में। इन्होंने दिल्ली के शासकों को हराया। दिल्ली के शासकों को हरा के दिल्ली पे कर लिया अधिकार। दिल्ली पे किया अधिकार। जिसका दिल्ली पे अधिकार उसका पूरा भारत पे अधिकार। भारत को बनाई, भारत की राजधानी बनाई गई अजमेर को। कितनी सौभाग्य की बात है कि विग्रहराज के समय हमारे पूरे भारत की राजधानी हमारे अजमेर को बनाई गई। राजस्थान भी एक बार राजधानी बना है, अजमेर हो गया राजस्थान में। ठीक है, इस कारण चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज का समय। चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज के समय। ठीक है, विग्रहराज के बारे में वापस से आगे बात करते हैं। ये हो गया विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज एक कवि था, एक अच्छा कवि था, एक अच्छा नाटककार था, एक अच्छा शिल्पकार था। अच्छा कवि था, इस कारण कवि जानक ने इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव का। विग्रहराज जी की मृत्यु होने के बाद कवि जानक ने कहा कि अब तो कोई साहित्य राजा होगा ऐसा जो कवि बांधव तथा कट्टी बांधव की उपाधि धारण करेगा। ये अच्छी अच्छी कविताएं लिखता था। ये अच्छा नाटककार था। कैसे? इसने नाटक लिखा, हर केली नाटक लिखा। इसने हर केली नाटक लिखा। इस नाटक में किरात के बेस में शिव तथा अर्जुन के मध्य जो वर्णन मिलता है संवाद का, उसकी जानकारी इसी में मिलती है। इसकी कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय
के स्मारक पर लिखी गई है तथा कुछ पंक्तियां ढाई दिन के झोपड़े में लिखी गई है। किरात के वेश में शिव तथा अर्जुन का वर्णन मिलता है, का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं शिल्पकार कैसे। इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया विग्रहराज ने। तथा पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समय आया तब मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा दिया। पाठशाला को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करने से 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया, यानी 2.5 दिन के झोपड़े का 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। प्रथम मस्जिद कहा जाता है। नोट लिखो, भारत की प्रथम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम भारत की प्रथम मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऐबक ने करवाया। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में जॉन मार्शल ने कहा है। जॉन मार्शल ने कहा है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में पूरा हुआ है। 2.5 दिन में पूरा हुआ है। तथा पर्सी ब्राउन ने कहा है। पर्सी ब्राउन ने कहा है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कि यहां 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स लगता है कि 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स लगता है। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में टोड ने कहा कि ऐसी प्राचीन इमारत मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी प्राचीन इमारत मैंने कहीं नहीं देखी। बात करते हैं किल के बारे में। कि विग्रहराज कालिदास तथा बहुभूति से होड़ कर सकता है। चलो आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ। इसके 2 पुत्र हैं। एक का नाम अपर गांगे, दूसरे का नाम है नागार्जुन। अपर गांगे की हत्या पृथ्वीराज सेकंड ने की, जो पितृहंता जगदेव का पुत्र है। नागार्जुनों का दमन किया पृथ्वीराज थर्ड ने इनका दमन किया। विग्रहराज के बारे में चर्चा कर ली हमने। अब आगे बात करते हैं। इनके बाद छोटा शासक एक और बनता है। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं होती, उस कारण आगे का शासक बनता है सोमेश्वर चौहान को एक उपाधि दी गई है। उपाधि प्रताप लंकेश्वर।
प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। इसने अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह किया और इसका पुत्र पृथ्वीराज थर्ड। आगे बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। ठीक है, इसके नोट्स दिखा देता हूं मैं। चलो आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने राजधानी बनाई अजमेर को। ये क्योंकि पूरे भारत पर जिसका राज, उसने राजधानी बना दी अजमेर को। दशरथ शर्मा ने कहा है कि इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। जो दिल्ली था ना, दिल्ली जो मेन क्षेत्र भारत का, उस पर अधिकार कर दिया। इस कारण कहा कि इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। इसने नाडोल के कोतपाल को हराया तथा दिल्ली पर भी अधिकार किया। कवि जानक ने कहा है कि इसे कवि बांधव तथा कट्टी बांधव की उपाधि दी। अच्छी अच्छी कविताएं लिखने के कारण कवि बांधव तथा कट्टी बांधव कहा। किलोहर ने कहा कि कालिदास तथा बहबूती से भी होड़ कर सकता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा है, हरकेली नाटक लिखा है। इसमें किरात के भेष में शिव तथा अर्जुन के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। महाभारत का युद्ध होने वाला ही था, तभी अर्जुन ने किसी ने कहा है कि तुम जिससे लड़ने जा रहे हो, दुर्योधन हो गया, वो भीष्म पितामह हो गया, कर्ण हो गया, अश्वत्थामा हो गया, उनसे तुम लड़ने जा रहे हो, वो बड़े खतरनाक है, तो उनसे लड़ने के लिए अस्त्र विद्या पूरी होनी जरूरी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, एक ढंग की कोचिंग कर लेना, तुम जाओ भगवान शिव के पास, उनकी भक्ति करो। उन्हें जिस शस्त्र विद्या आती है वो किसी को नहीं आती है। तो भगवान शिव की तपस्या करने लगे अर्जुन ने तपस्या की। तो भगवान शिव ने कहा कि चेले की परीक्षा ले लेते हैं। तो आके किरात के भेष में आए। इधर से भगवान शिव ने छोड़ा तीर, इधर से अर्जुन ने छोड़ा। जिस जानवर के जाके लगा वो एक जगह, दोनों का साथ लगा। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा तीर लगा है, मेरा अधिकार है, जबकि शिव ने कहा कि मेरा लगा है, मेरा अधिकार है। दोनों के मध्य बहस होती है। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, तो भगवान शिव ने कहा कि बताओ कौन हो, क्यों मैं अर्जुन हूं। तो जैसे अर्जुन ने तीर लगाने लगी पीछे से, वही हाथ रख दिया। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे इंद्र हरा सकता है, भीष्म पितामह हरा सकता है और भगवान शिव हरा सकता है। इंद्र और भीष्म पितामह से मैं स्वयं मिल रहा हूं, आप भगवान शिव हो। तो भगवान शिव ने कह दिया तथास्तु। वहीं से उसे अस्त्र शस्त्र विद्या का बता दे। वही अर्जुन तथा शिव के मध्य जो वर्णन मिलता है ना किरात के भेष में, वो इस नाटक में लिखा हुआ है, हरिकेली नाटक में। यह संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। इसकी कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय तथा डाइडिन के झोपड़े में अंकित है। आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया तथा इनका काल समाप्त होने के बाद पृथ्वीराज थर्ड का जब काल आया तो मोहम्मद गोरी के समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। उसने यहाँ एक गुलाम छोड़ दिया। गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशालों को तुड़वाया तथा उसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम है। इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया। इस मस्जिद का डिजाइनर अबू बकर है। जॉन मार्श ने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। हम बात कर रहे हैं संस्कृत पाठशाला के बारे में, जिसमें जॉन मार्श ने कहा है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। तथा पर्सी ब्राउन ने बताया है कि इस झोपड़े का निर्माण 2.5 दिन में नहीं हुआ है, लेकिन 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है, इस कारण से 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तोड़ ने बताया कि मैंने आज तक ऐसी प्राचीन इमारत कहीं नहीं देखी। ठीक है, आगे बात करते हैं। झोपड़ा तो हो गया कंप्लीट। विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिक लेख स्तंभ लिखवाया दिल्ली में तथा विग्रहराज ने 1163 में लिखवाया गया। शिलालेख के अनुसार तो शिवालेख लेख स्तंभ के अनुसार विग्रहराज ने खुसरो को हराया। इसके कुछ ग्रंथ मिलते हैं। पहले का नाम है ललित विग्रहराज के लेखक का नाम है सोमदेव के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी तथा विग्रहराज के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। अगले ग्रंथ की बात करते हैं। बिसलदेव रासो ग्रंथ के लेखक का नाम है नरपति नाल है। इस ग्रंथ में भोज की पुत्री, इसका 4 भाग है, इसमें मैंने बता दिया पीछे। इसमें भोज की पुत्री राजमती व विग्रहराज के मध्य विवाह का वर्णन मिलता है। दोनों में अनबन होने के कारण उड़ीसा जाने का जिक्र मिलता है। ठीक है, इनके पुत्रों की बात करते हैं।
इनके दो पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पहले का नाम है अपर गांगे, दूसरे का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का पृथ्वीराज थर्ड के समय आक्रमण होता है तो पृथ्वीराज ने नागार्जुनों का दमन किया। बात कर रहे हैं अपर गांगे की। अपर गांगे की हत्या की थी पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड उस पितरंता जगदेव का पुत्र है जो इसके बाद विग्रहराज के बाद शासक बनता है पृथ्वीराज सेकंड। इसके निसंतान कोई भी संतान नहीं होने के कारण आगे का शासक बनता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का पुत्र आता है पृथ्वीराज थर्ड। हम बात कर रहे हैं सोमेश्वर चौहान की। सोमेश्वर चौहान को उपाधि दी गई है प्रताप लंकेश्वर की। बेस क्वेश्चन आता तो यही आता है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किस शासक को दी गई है? अजमेर के किस शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है? वैसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही आती है, इसने अनंतपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह किया तथा इनके जो पुत्र होता है उसका नाम आता है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।